सरकार तो मनुस्मृति से चल रही है। जो बाबा साहेब का संविधान है उसके हिसाब से जहाँ सरकार चले तो वहाँ फिर मंत्री हो या कोई भी हो, उसके साथ कानून के हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए। सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर एनएसए लगाकर, आसूका लगाकर जेल में डाला गया। वो खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं, उस पर तो तुरंत मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री भी होता तो क्या होता? तो वो भी अरेस्ट हो जाता। हो सकता है अगर भाजपा का भी एससी एसटी ओबीसी का मंत्री होता और उसने इस तरह के भड़काऊ बयान दिया होता और ये घटना उसके बाद अंजाम हुई होती तो उसको भी गिरफ्तार हो जाता। कि आज जो केंद्र में सरकार है वो कहती अपने आप को राष्ट्रभक्त है, लेकिन उसके एक्शन राष्ट्रद्रोह जैसे हैं। मुझे लगता है कि हमें सामाजिक तौर पर अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। ये एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस पार्टी में हैं उसके प्रति वफादार हैं और उसको हम ताकत दे रहे हैं। अन्यथा फिर हमारी राजनीति का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था। वो एक नेता नहीं थे, जननेता थे, राजनीति के रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के काम को आगे बढ़ाया और उनका नारा था जो कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उससे पहले इस देश में रिजर्व सीटें तो तब भी थी, लेकिन वहाँ एससी एसटी के वो लोग जो मनुवादी हैं वो अपने नौकरों को चुनाव लड़ाते थे। उसके बाद कांसीराम आते हैं और उसके बाद भागीदारी का सवाल उठता है और तमाम राजनीतिक दल में एससी एसटी के लोग जो हैं वो जो सामाजिक आंदोलन में थे वो नेता बनते हैं। लेकिन आज भी एससी एसटी की संख्या रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पाई है। 20% आबादी वाला, 22% आबादी वाला समाज आखिर रिजर्व सीट तक ही सीमित क्यों है? ओबीसी की भागीदारी भी बहुत कम हुई है। मेरे साथ नेता से पहले सामाजिक आंदोलन लगातार चला रहे राजेंद्र पाल गौतम जी है, जो अब जाकर सोशल जस्टिस मंत्री हैं, लेकिन उनकी एक छवि जो है वो बहुजन आंदोलनकारी की है। उनसे समझेंगे इस बात को लेकर कि क्या स्थितियां बदली हैं और अब क्या होगा आगे, क्योंकि एक तरह का प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या संविधान रहेगा और अगर रहेगा तो क्या एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप जो है वो और मजबूत होगी। पार्टियां कोई भी हो, क्या वो एससी एसटी लीडरशिप के सहारे ही अब चलेगी। सर, आज मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस था, आपके यहाँ एक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। अब देश ने मान लिया है कि वो एक पार्टी से परे एक बड़े बहुजन नेता थे। निश्चित तौर पे वो एक बहुजन नायक थे, महानायक थे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाद उस मूवमेंट को कुछ हद तक बीपी मौर्य लेके चले, लेकिन उसे सही दिशा में अगर कोई आगे बढ़ा पाया तो वो मानवर कांसीराम साहब थे। तो सबसे पहले तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ उनकी बातें धीरे धीरे अब सबको समझ आ रही हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने उस वक्त की और यूपी जैसे मिनी इंडिया, इतने बड़े स्टेट को बहुमत की सरकार बहुजनों की दी। आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग उस सोशल इंजीनियरिंग को कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस जिस राजनीतिक बारीकी को, जिस सामाजिक बारीकी को उन्होंने समझा और समझ के इम्प्लीमेंट किया, आज बाकी राजनीतिक पार्टियां भी उसको फॉलो कर रही हैं। तो ये उस सोच की जीत है जिसमें बहुजनों को उनकी हिस्सेदारी और उनको हक मिले। लेकिन इस मूवमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि पिछले कुछ सालों में एजुकेशन इतनी महंगी हुई है जो हमारे हाथ से छिनती दिख रही है और सरकारी नौकरी के दम पे हमारी तरक्की हुई, लेकिन आज सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशन बिक रहे हैं, आउटसोर्स से भर्ती हो रही हैं, ठेकेदारी प्रथा लागू है, तो नौकरियां कम हो रही हैं। तो एक तरफ नौकरी कम हो रही है, एक तरफ एजुकेशन इतनी महंगी हो रही है जो हाथ से छिन रही है। तो ऐसे हालात में जो एक बढ़ती गुलामी फिर से दिख रही है अपने समाज की तरफ, उससे हमें संघर्ष करके बाहर निकलना होगा। तो अपने समाज को एकजुट करना होगा। कुर्सी तो तब रहेगी जब समाज सुरक्षित रहेगा। तो समाज को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किसी भी पार्टी में हमारे लोग हों, उनको अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और एक संवैधानिक के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। उनकी सामाजिक और मोरल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस समाज से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आकर, उस समाज के मुद्दों को वो विधानसभाओं में, संसद के अंदर उठाएं, उस पर ईमानदारी से काम करें। अन्यथा फिर हमारी राजनीति का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो।
आज भी एससी एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि 10% 15% आबादी वाले समाज का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। इसे कैसे देखते हैं और इसको कैसे ब्रेक थ्रू किया जाता है, कैसे तोड़ा जा सकता है? इसका एक ही तरीका कि लोग अपनी ताकत को मजबूत करें। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने खुद अपने यहाँ, जैसे मेरी विधानसभा है, मैंने अपनी विधानसभा में जनरल सीट से अपने समाज की लड़की को चुनाव लड़ाया, वाल्मीकि समाज की लड़की को, और जिताया अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी आम आदमी से, पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। सीमापुरी विधानसभा का जो सीमापुरी वार्ड है, नई सीमापुरी से चुनाव लड़ाया मोहिनी जिनवाल जी को, जनरल सीट से लड़ा के जिताया है। वार्ड में? जी हाँ, वोट के चुनाव में, नगर निगम में, काउंसिल। लेकिन एमपी और विधायक के इलेक्शन में भी होता दिख नहीं रहा है। होना का चाहिए, उदाहरण हो नहीं रहा है, लेकिन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सामाजिक तौर पर अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। अगर हम एक सशक्त रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, और पार्टी को ये लगना चाहिए कि ये जनरल सीट पे भी सबसे ताकतवर कैंडिडेट है और ये सीट निकाल सकता है, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी ऐसे लोगों को चुनाव में जरूर संख्या के हिसाब से तो एससी एसटी ओबीसी हर कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा है, फिर हर पार्टी रिजर्व के अलावा नहीं सोचती है। ये परसेप्शन बना हुआ है, इसको कैसे नहीं, वो जो सोच बनी हुई है ना, उस सोच को तोड़ने के लिए हमें अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक तो दिक्कत ये है कि हम लोग अपने वैल्यू को समझते नहीं हैं। हम लोग एसेट है पार्टी के, लाइबिलिटी नहीं है। ये एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस पार्टी में हैं उसके प्रति वफादार हैं और उसको हम ताकत दे रहे हैं। जब पार्टी को ये एहसास होगा ये कि इनसे हमें ताकत मिल रही है, तो निश्चित तौर पर पार्टी भी उसको कहीं ना कहीं कंसिडर करेगी और उसको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सर, अभी राजनीतिक चर्चा ना करूं ऐसा नहीं हो सकता है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ, अब क्या मान लिया जाए कि मनुस्मृति का दौर है? दिल्ली में कपिल मिश्रा आरोपी रहे, कुछ नहीं हुआ। जेएनयू में कोमल शर्मा आरोपी रहीं, कुछ नहीं हुआ। गोरखपुर में एक ठाकुर साहब आरोपी हैं, वो 7 दिन से फरार हैं। लखीमपुर में तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आरोपी है। पुलिस ऐसे रह रही है जैसे रेड कारपेट बिछा रही है। क्या क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैं समझता हूँ मनुस्मृति की इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं अब सरकार तो मनुस्मृति से चल रही है। जो बाबा साहेब का संविधान है उसके हिसाब से जहाँ सरकार चले, तो वहाँ फिर मंत्री हो या कोई भी हो, उसके साथ कानून के हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ जिस तरह सामाजिक कार्यकर्ताओं को सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर एनएसए लगाकर, आंसू लगाकर जेल में डाला गया, और जो केंद्र में जिनकी सरकार है उनके नेता जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, वो खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं। यहाँ तक कि आप लखीमपुर का केस ले लीजिए, घटना से 2 दिन पहले जिस तरह गृह राज्य मंत्री जी बयान दे रहे हैं पब्लिक मीटिंग में, एक तरीके से वो थ्रेट कर रहे हैं किसानों को, और उसको फिर वो एग्जीक्यूशन हो गया 2 दिन के अंदर। तो उस पर तो तुरंत मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और कोई भाषण देता, अगर किसी दूसरे पार्टी का नेता होता तो कब का अरेस्ट हो जाता। अगर कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री भी होता तो क्या होता? तो वो भी अरेस्ट हो जाता, वो भी नहीं बचता। हो सकता है अगर भाजपा का भी एससी एसटी ओबीसी का मंत्री होता और उसने इस तरह के भड़काऊ बयान दिया होता और ये घटना उसके बाद अंजाम हुई होती, तो उसको भी गिरफ्तार हो जाता। जैसे बंडारू लक्ष्मण थे, उन्हीं को निश्चित तौर पर इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। ये सच सबको समझना पड़ेगा कि आज जो केंद्र में सरकार है वो कहती अपने आप को राष्ट्रभक्त है, लेकिन उसके एक्शन राष्ट्रद्रोह जैसे हैं। उसके एक्शन में कहीं भी संवैधानिक व्यवहार नजर नहीं आता। बहुजन यूनिटी की जो परिकल्पना थी मान्यवर कांसीराम साहब की, वो अब दिख रहा है, उसका असर होता दिख रहा है। अब उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है और उसको लोग फॉलो करने लगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुजनों की ताकत मजबूत होगी और होनी भी चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब भी बाबा साहब की तरफ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले थे। अक्टूबर में ही उन्होंने तय किया था, लेकिन उनका परिनिर्वाण हो जाता है 9 अक्टूबर को। समय नहीं मिल पाया। आपका जो लक्ष्य है मिशन जय भीम, वो एक बड़ा हथियार हो सकता है, कारगर हथियार हो सकता है बहुजन यूनिटी का। निश्चित तौर पे होगा और उसकी आवश्यकता सबको महसूस हो रही है। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इतनी तेज़ी से ये मूवमेंट बढ़ेगा। और ये जो अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में जो वापस आने का, घर वापसी का जो संकल्प मिशन 10 करोड़ 2025 हमने रखा है, अब वो मुझे सफलतापूर्वक आगे बढ़ता दिख रहा है।
क्योंकि सबको चाहिए समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। सब पसंद करेंगे, सब प्यार कर रहे हैं उसको, सब लोगों का समर्थन मिल रहा है। और अब आने वाले समय में वो उसकी गति कई गुना बढ़ेगी। वो मूवमेंट रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक न्याय पर आधारित मूवमेंट है, वो समता पर आधारित मूवमेंट है। मान्यवर कांसीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस पर राजेंद्र जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था यहाँ, वो भाषण भी सुनवाऊंगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह है, एक प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, अमीर पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है। बड़ी पार्टियां वो होती है जिसका समर्थन बहुजन के लोग करते हैं, जिसमें बहुजन लोग हों। हाल के दिनों में जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने रिजर्व सीट पर जो आते हैं लोग, उसके अलावा अब सीएम पीएम बनाने की मांग उठ रही है कि हर पार्टी में जब SC ST OBC माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है तो वो सिर्फ MLA MP क्यों रहें, और मंत्री में भी सोशल जस्टिस मंत्री क्यों रहें, उनके हिस्से में CM PM कब आएगा। कांसीराम साहब ने एक नारा दिया था, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM। क्या बहुजनों को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो बियॉन्ड द पार्टी लाइन समाज हित की बात करे, और वो वक्त कब आएगा जब आरक्षण से लेंगे कलेक्टर SPDM, वोट से लेंगे CM PM का नारा चरितार्थ होगा, और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। आपकी भी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर, हमसे बात। थैंक यू। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।